ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। इतने टाइम से हमने कोई भी ऐसा मेजर इशू नहीं फेस किया है। बट हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस गाड़ी से रिलेटेड। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अब आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। अब आप कहोगे स्पेशल कैसे, तो आज की इस वीडियो में हम गाड़ी की बात थोड़ी सी कम करेंगे और थोड़ी हम और बात करेंगे कि आपको बताएंगे कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे फैंस हैं जो कमेंट्स में ये चीज़ लिखते हैं कि भाई आप क्या करते हो, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं और आप कैसे इतनी गाड़ियों का रिव्यू वगैरह कर लेते हो, और कैसे आप समझते हो कि कोई गाड़ी इतनी अच्छी है या बुरी है या लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। तो चलो आज के इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे और एक आध चीज़ काम की भी बताऊंगा जो गाड़ी में यूज़फुल होती है और काफ़ी चीप प्राइस में आ जाती है। तो आप लोग भी वो चीज़ यूज़ कर सकते हो अपनी गाड़ी में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टॉर्क एनएम है तो थोड़ी सी तो गाड़ी की बात करनी ही पड़ेगी। शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरे पास जो गाड़ी है अभी यहाँ पे वो है टाटा की सफारी। ठीक है, अब सफारी क्यों ली इसके भी बारे में मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। तो एक बार पहले गाड़ी दिखा देता हूँ। वैसे आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने देखा होगा, ये उनके लिए जिन्होंने नहीं दिखा है। तो ये है हमारी गाड़ी, देख सकते हो आप लोग, टाटा सफारी। और ये स्टिकर आप लोग देख रहे हो, अच्छा लग रहा है ना। इंडियन गाड़ी के हिसाब से इंडियन स्टिकर लगा है। तो हाँ, अगर आप लोगों को भी ऐसा स्टिकर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में स्टिकर ज़रूर लिखना। और क्यों ना, अगर आपके पास मान लो इंडियन गाड़ी नहीं भी है, मान लो आपके पास कोई जापानीज़ गाड़ी है, होंडा की या हुंडई है, तो भी यार लगाओ ना अपनी गाड़ी पे। सारी गाड़ियों को इंडियन बनाओ यार, इंडिया का झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा लुक देने के लिए अलग से ये इंडियन फ्लैग लगाया है। फ्लैग नहीं है, इन शॉर्ट ये इंडियन ट्राई कलर का एक स्टिकर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फील आता है कि हाँ ये एक इंडियन कार है। और ये दोनों साइड मैंने लगाया है, ये पहले भी मैंने वीडियो में बताया। तो अगर आपको पसंद है तो कमेंट में ज़रूर लिखना स्टिकर। और यहाँ पे टॉर्क एनएम का स्टिकर है, इसके बारे में भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट लिख सकते हो कि टॉर्क एनएम का स्टिकर चाहिए मुझे। और इस साइड भी जैसा मैंने बताया आपको लगाया है ट्राई कलर स्टिकर, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत मज़ेदार सा लगता है गाड़ी। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पेशे से इंजीनियर हूं, यानी कि प्रोफेशनली मैं एक इंजीनियर हूं। हाँ, आप ही लोगों की तरह मैं भी इंजीनियर हूं। जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं वो इस समय ये वीडियो को देख रहे होंगे, और जैसे आपके कन्फ्यूजन होती है गाड़ी लेते वक्त या कौन सी गाड़ी लें इस तरह की, ऐसे मेरे भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते थे एक टाइम पे। जब मैं पहली गाड़ी अपनी ले रहा था, मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता था कि आखिर वो लोग ऐसा क्या करते हैं, वो आखिर ऐसी क्या चीज़ें देखते हैं किसी गाड़ी को अच्छा या बुरा कहने के लिए, वो आखिर ऐसा क्या करते हैं कि उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ये गाड़ी लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। तो मैं भी पहली जो गाड़ी अपनी लिया था बेसिकली एक सेकेंड हैंड कार थी, शेवरोले की ऑप्ट्रा थी। वो मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह करने के बाद ली थी। उस टाइम पे बेसिकली शेवरोले कंपनी बंद भी होने वाली थी इनफैक्ट, और मैंने ले ली थी। हालांकि बाद में पछताया था, बट फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि कभी भी जब आप गाड़ी ले रहे हो तो एक बेसिक रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी बस ऐसे ही आँख बंद करके ले लो। तो उसके बाद मैंने जो अपनी दूसरी गाड़ी ली उसमें मैंने बहुत सारी रिसर्च की। अब रिसर्च कैसे, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था मेरा गाड़ी लेते वक्त, वो ये था कि गाड़ी वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने सारी गाड़ियाँ देखी एक सेगमेंट में। मेरा एक बजट था अराउंड 5 से 6 लाख रुपए का, और मैंने सोचा कौन सी गाड़ी लूँ। उस समय में स्विफ्ट जो थी वो पुराना वाला वेरिएंट था, उस समय में लॉन्च नहीं हुई थी। तो काफ़ी सोचने विचारने के बाद स्विफ्ट चलाई, ग्रैंड आइटन नियोस चलाई और बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई जब मैंने, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, क्योंकि मेरा फैक्टर था वैल्यू फॉर मनी कार लेने का और ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था थोड़े से पैसे में सारे फीचर्स आ जाए, बाकी गाड़ी का कंपेयर में ज़्यादा फीचर आ जाए। तो मुझे 5,20,000 या 22,000 की पड़ी थी पहली गाड़ी, वो थी टाटा की टियागो, जो फर्स्ट हैंड ली थी मैंने और खुद के पैसे से ही ली थी। ऑब्वियसली उस समय में सैलरी हुआ करती थी अराउंड 25 से 30,000 रुपये, और काफ़ी मतलब आप समझ जाओ वो EMI देनी पड़ती थी, बहुत दिक्कतें होती थी। किसी न किसी तरह ले ली थी क्योंकि कार खरीदने का एक शौक़ था। फिर
जब मैंने पहली गाड़ी टाटा की टियागो ले ली, फिर मैंने सोचा अब दूसरी गाड़ी कौन सी लें। दूसरी गाड़ी फिर मैंने सोचते सोचते मुझे ब्रेज़ा बहुत पसंद थी, क्योंकि यार ऑब्वियसली मारुति का भरोसा था। तो मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ उस टाइम पे चलाई। किया की सोनेट लॉन्च हुई थी उस टाइम पे, वो भी मैंने चलाई थी। उस समय मेरी जो प्रायोरिटी थी वो वैल्यू फॉर मनी कार नहीं थी। मेरा मतलब मेरे पास बजट आ गया था, पैसे अच्छे खासे हो गए थे। अब देखो, जब मैंने दूसरी गाड़ी ली तो कैसे ली, चलो एक बार गाड़ी के अंदर चलता हूँ, फिर बताता हूँ कि जब मैंने दूसरी गाड़ी ली तो उस समय मेरी प्रेफरेंस क्या थी। हाँ भाई, तो अब आ गए अंदर। अब बताते हैं आपको जब मैंने दूसरी गाड़ी ली तो मेरी प्रेफरेंस क्या थी। जब मैंने दूसरी गाड़ी ली तो मेरे पास बजट थोड़े बहुत आ गए थे। तब भी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सेम कंपनी में था, और उस समय थोड़ी सी सैलरी वगैरह बढ़ गई थी, तो मेरी प्रेफरेंस भी थोड़ी सी बढ़ गई थी। ऑब्वियस सी बात है, जो कार एंथुसियास्ट होते हैं या कार लवर्स होते हैं उनके लिए बजट मैटर नहीं करता। मतलब आप सोचो 50,000 अगर आपकी सैलरी है तो आप चाहोगे कि यार 30,000 तक की EMI वाली तो कार ले ले। तो उस समय मेरा भी वही सेम फितूर था। मैंने भी सोचा कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे तो कार चाहिए, मुझे शौक है। अब मेरी प्रेफरेंस क्या थी, मेरी प्रेफरेंस थी कॉम्पैक्ट SUV लेना। जो पहली गाड़ी ली वो मैंने सेकेंड हैंड ली थी, उसके बाद मैंने एंट्री लेवल की हैचबैक ले ली, ठीक है। फिर मेरी प्रेफरेंस हुई कॉम्पैक्ट SUV लूँगा। अब मेरे पास बजट क्या थे, बजट थे 10 से 12 लाख रुपए में गाड़ी लेना। अब वैल्यू फॉर मनी गाड़ी मैं नहीं ढूंढ रहा था, मैं ढूंढ रहा था एक गाड़ी जो मुझे सब कुछ प्रोवाइड करे उस सेगमेंट के अंदर। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद थी उस समय में वो थी मारुति की ब्रेज़ा। अब ब्रेज़ा के साथ भी वही प्रॉब्लम थी, जब मैं लेने जा रहा था तो ब्रेज़ा का जो मॉडल था वो इतना पुराना हो गया था, इतने टाइम से वही मॉडल चल रहा था कि जो अभी वाला वेरिएंट है वो नहीं, मतलब जो अभी वाला फेसलिफ्ट वर्जन है वो नहीं, उससे पहले वाला जो वर्जन था इतना ज़्यादा पुराना हो गया था कि थोड़ा सा मतलब ऐसे मन में फील होता था कि यार इसका तो फेसलिफ्ट कभी भी आ जाएगा। तो वो एक जो माइंड में एक चीज़ आ गई थी जिसकी वजह से मैं मेकअप नहीं कर पा रहा था कि यार ब्रेज़ा लूँ या ना लूँ। फिर मैंने चलाई किया की सोनेट, नई नई लॉन्च हुई थी, गाड़ी अच्छी थी। 1 लीटर का इंजन था, टर्बो पेट्रोल इंजन था उसमें। साथ ही IMT वाला वेरिएंट आया था, नया नया लॉन्च हुआ था, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, कि भाई क्लच वगैरह तो दबाना नहीं है, मज़ेदार एकदम, ज़िंदगी एकदम मस्त हो गई, ठीक है। तो वो मैंने चलाई। अब यार उसमें पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ अंदर बैठ के कि जो आपकी सिटिंग पोजीशन है वो स्टिल ग्रैंड आई10 नियोस के बराबर लग रही थी जब मैं बैठ रहा था। हालांकि वो थी कॉम्पैक्ट SUV। अब बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करोगे, बहुत सारे लोग नहीं एग्री करोगे, बट मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो मुझे फील हो रहा था, ठीक है। फिर टाटा की नेक्सॉन भी थी जो उसी टाइम पे फेसलिफ्ट वर्जन आया था, अराउंड 2021 वाला जो फेसलिफ्ट वर्जन आया था, 2020 वाला सॉरी। तो जो फेसलिफ्ट वर्जन आया था वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, क्योंकि जो आगे की लाइट थी वो थोड़ी सी डिस्कवरी से इंस्पायर लगती थी। मतलब ऐसे जो डिस्कवरी आती थी पहले ना, उससे थोड़ी सी इंस्पायर लगती थी। तो मुझे लगा कि यार एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। और ऑब्वियसली बात है, मेरा मन नहीं था टाटा लेने का, और मेरा मन था कि मैं थोड़ी बेटर गाड़ी लूँगा, क्योंकि टाटा का आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत ही ज़्यादा घटिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर मैंने नेक्सॉन चलाई तो उस समय में MPI इंजन था, टाटा का टर्बो पेट्रोल इंजन MPI इंजन था, जो कि ऑब्वियसली मेंटेनेंस वाइज सस्ता होता है, तो किसी रीज़न की वजह से उन लोगों ने किया होगा। बट हाँ, उस समय में GDI इंजन मिल रहा था मुझे किया सोनेट में। अब मेरा मन था GDI लेना, थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहेंगे यार, मज़ा रहेगा और अच्छा रहेगा। बट जैसा मैंने बताया यार, सीटिंग पोजीशन वगैरह मतलब दिल को वो नहीं कर रही थी, सेटिस्फाई नहीं कर रही थी कहीं से भी। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, नेक्सॉन मैंने चलाई, चलने में अच्छी थी। एक चीज़ मुझे नेक्सॉन की बहुत पसंद आई थी उस वक्त में, वो थी गाड़ी का जो मिड टॉर्क था। तो गाड़ी जब आप 30 से 100 के बीच में टाटा नेक्सॉन टर्बो पेट्रोल को चलाते हो तो एक अलग सा थ्रिल फील होता है, और ये फैक्ट है। मैंने मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ उस सेगमेंट में चलाई हैं। उस टाइम पे जो 30 से 100 की स्पीड में जो थ्रिल फील होता है वो मतलब इस सेगमेंट की गाड़ियों में या उस जो प्राइस पॉइंट की कॉम्पैक्ट SUV है उसमें नहीं फील होता है। फिर मैंने नेक्सॉन में एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी, जब मुझे नेक्सॉन मैंने चलाई थी, उसकी जो सीटिंग पोजीशन थी वो काफ़ी अप राइट थी, मतलब काफ़ी अच्छी कमांडिंग सीटिंग पोजीशन थी उस टाइम पे। उस सेगमेंट में कोई और गाड़ी उतनी अच्छी सीटिंग पोजीशन नहीं दे रही थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, फिर नेक्सॉन देख लेते हैं। तो नेक्सॉन में फिर आगे वाली सीट भी काफ़ी अच्छी थी और पीछे वाली सीट भी काफ़ी सही, जो पोजीशनिंग थी वो सही थी।
अब बाकी यार कंफर्ट वगैरह का तो टाटा का रहता है हमेशा से, कंफर्ट अच्छा होता है टाटा का, सस्पेंशन अच्छे होते हैं, एसी अच्छे होते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें अच्छी होती है। हमेशा से जो टाटा की प्रॉब्लम रही है वो रही है इंजन, ठीक है। फिर वो इंजन भी नया था, मतलब 2017 में लॉन्च हुआ था वो इंजन, रेवरट्रॉन इंजन था, मतलब, और मैं गाड़ी लिया था 2021 में। तो मुझे ऐसे थोड़ा बहुत ट्रस्ट आ गया था कि चलो 4 साल तो हो गया इंजन को, बट हाँ, एक 4 साल पुराने इंजन को आप रिलायबल नहीं कह सकते हो। तो वो एक मन में डाउट भी था, बट फिर भी कहीं ना कहीं नेक्सॉन माइंड में आ रही थी, और मुझे ही नहीं, मेरी वाइफ को भी नेक्सॉन पसंद आ रही थी, घर में भी लोगों को नेक्सॉन पसंद आ रही थी। फिर जैसे तैसे करके हमने नेक्सॉन खरीद ली। नो डाउट गाड़ी अच्छी थी, कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई थी, और हाँ, खर्चा भी मेंटेनेंस का कुछ नहीं आता था उस गाड़ी में, क्योंकि वैसे भी हमने AMC गोल्ड ली हुई थी, जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है टाटा का, जो 4 साल का था, और उसमें मेरा कोई भी बिल नहीं आता था, 1 रुपये का बिल आता था। हमारे बहुत सारे वीडियोस में आपने पहले देखा होगा, यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा होगा वीडियो। अब बारी आई थोड़ा और अपग्रेड करने की। ऑब्वियस ही बात है यार, आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में अपग्रेड होते हो तो आप और महंगी चीज़ें खरीदने लग जाते हो। अब यहाँ पे भी सैलरी वगैरह सही हो गई, जॉब और थोड़ी बेटर हो गई, थोड़ा सा पैसा और आने लगा, तो ये हुआ नहीं अब और बड़ी गाड़ी चाहिए। तो फिर हमने कहा कि क्या लें। फिर मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी XUV 700। अब देखो, एज एन यूट्यूबर या टेक कार रिव्यूअर मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, वो गाड़ी है और जस्टिफाई करती है अपने सेगमेंट में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कि हाँ, वो गाड़ी बढ़िया है। और महिंद्रा ने जो किया है, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो इनोवेशन हो, वो काबिले तारीफ़ है। महिंद्रा वालों ने अपना ये काम, मतलब इस चीज़ में महिंद्रा बहुत अच्छी है। फिर मुझे था कि बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी बचपन से शौक था कि यार सफारी होनी चाहिए, स्कॉर्पियो होनी चाहिए, फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, इस तरह की गाड़ियाँ होनी चाहिए, वो मतलब भौकाल वाली, जानो हर आदमी के दिमाग में ये चीज़ आती है जो भी गाड़ी का शौकीन होता है। और मुझे पता है आप लोग भी वीडियो देख रहे होगे तो आपके भी मन में होगा कि आज नहीं तो कल तो लेंगे ही लेंगे। तो मैंने चलाई सारी गाड़ियाँ, 700 चलाई, स्कॉर्पियो N चलाई, और टाटा सफारी चलाई, और फिर मैंने जीप की कंपास चलाई। इस सेगमेंट की जितनी गाड़ियाँ थी सारी चलाई मैंने। मेरिडियन भी चलाई, और MG की ग्लॉस्टर भी चलाई, MG हेक्टर भी चलाई। अब ये करते करते जब हमने सारी गाड़ी चला ली तो हमारी जो सुई थी वो आके अटकी टाटा की सफारी पे। अब टाटा की सफारी पे क्यों अटकी? क्योंकि इसका फेसलिफ्ट वर्जन आ गया था, काफ़ी सारे फीचर्स थे इस गाड़ी में, बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो XUV 700 में भी नहीं थे। और मेरी जो इस टाइम की प्रायोरिटी थी, जो लिस्ट थी कि मुझे किस तरह की गाड़ी लेनी है, वो ये थी कि मुझे एक टेक एनेबल्ड यानी कि टेक लोडेड गाड़ी चाहिए विथ लेटेस्ट फेसलिफ्ट मॉडल। तो XUV 700 लॉन्च हुई थी अराउंड 2021-2020 में, और मुझे टाटा सफारी या इस तरह की गाड़ियाँ लेने का जो टाइम आया मेरा, वो अराउंड आया 2024 में। तो अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि 700 पुरानी थी, और स्कॉर्पियो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाड़ी बढ़िया है, बट यार मेरी जो प्रेफरेंस थी उसको मीटअप नहीं कर पा रही थी। तो अब आज भी स्कॉर्पियन में थोड़ा सा वो ना इम्प्रैक्टिकल टच आ जाता है, जैसे कि उसका दरवाज़ा बिना बात का वो वैसा वाला खुलता है, बहुत सारी चीज़ें यार मैं गिनाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब फाइनली मैंने ली सफारी। तो ये है हमारी सफारी, आप लोग देख ही रहे हो काफ़ी टाइम से। ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, इतने टाइम से हमने कोई भी ऐसा मेजर इशू नहीं फेस किया है। बट हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस गाड़ी से रिलेटेड। इसके अलावा और भी गाड़ियाँ हैं जो हम लोग रिव्यू करते हैं, टेस्ट करते हैं, और उसके बारे में आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अब आप ये कहोगे कि किसी गाड़ी पे ओपिनियन कैसे देते हो? तो देखो, किसी भी गाड़ी का जो ओपिनियन होता है वो टोटली डिपेंड करता है बायर्स के पर्सपेक्टिव पे। और जो भी हम वीडियो बनाते हैं ना, उसमें अगर हम कोई चीज़, किसी भी गाड़ी की अगर हम बुराई भी कर रहे हैं तो वो सिर्फ उस तरह के या उस सेगमेंट के बायर, जो जैसे आप बायर हो, मान लो आपकी प्रेफरेंस है वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लेना, और वहाँ पे मान लो ग्रैंड आइटन नियोस महंगी पड़ रही है, तो हम वहाँ पे ग्रैंड आइटन नियोस को बैड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो नहीं है, आपकी पॉकेट पे वो भारी पड़ेगी। तो उस तरह के प्रेफरेंस के हिसाब से हम आपको वीडियोस में बताते हैं। और गाड़ियाँ खरीदते खरीदते इतने लोगों से जान पहचान हो गई कि अब हमें गाड़ियाँ टेस्ट करने के लिए बहुत ईजिली मिल जाती है। तो हम जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो जब मेरे दिमाग में हमेशा ये होता है कि
सामने वाला जो इस गाड़ी को लेगा उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसको चाहिए क्या, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ फेस की थी। मुझे हर एक टाइम पे अलग अलग प्रेफरेंस थे मेरे, और मैंने उसी प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी गाड़ियाँ ली। तो अब मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मेरे साथ ये होता है कि भाई सामने वाला का क्या प्रेफरेंस होगा, उसके बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा। तो इसका कोई ये मतलब नहीं होता है कि भाई ये गाड़ी खराब है, ये गाड़ी अच्छी है। वो टोटली डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस के ऊपर। अगर आपको वो गाड़ी पसंद है तो आप वाली ले सकते हो, अगर आपको नहीं पसंद है या आपका कोई प्रेफरेंस को मैच नहीं कर रही तो जाहिर सी बात है वो गाड़ी आपके लिए बुरी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई सारी गाड़ियां बेकार होती हैं। तो इस वीडियो से मैंने आप लोगों के काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे होपफुली, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ियों कैसे समझता हूँ, अच्छी हैं बुरी हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर्स जो होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया क्या होते हैं। इसके अलावा गाड़ियाँ कैसे सोर्स वगैरह करता हूँ, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ है, हालांकि ये कार से ही रिलेटेड है और ये किसी भी ब्रांड का प्रमोशन वगैरह नहीं है भाई, और ये मैंने पर्सनली खरीदा था, मुझे डिसेंट प्राइस लगी तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हो और ख़रीद सकते हो। तो चलो एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मेरे पास है टाटा मोटर का विंडशील्ड वॉशर, और ये बेसिकली फ्लूइड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये है। तो अब देखो इसको डालना कैसे है। जब आप पानी डालते हो अपने वॉशर फ्लूइड में, जो वाइपर के लिए जो पानी वाला जो कंटेनर होता है वहाँ गाड़ी में, उसमें जब आप पानी डालते हो तो बहुत सारे लोग उसमें शैम्पू डाल देते हैं मिला के। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, अंदर ही ना काई सी जमने लगती है, बहुत ख़राब सा हो जाता है। अंदर वो जो टैंकर होता है वो कई बार ख़राब होने लग जाता है और बहुत सारे रिएक्शंस की वजह से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बेसिकली जो विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड है ये टाटा से अप्रूव्ड है। मैंने टाटा से खरीदा था क्योंकि वहीं पे मिल गया था मुझे शोरूम पे, 40 रुपये का था। तो अब ये मैं टाटा का दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं आप टाटा का खरीद लो। आपकी जो भी कंपनी की गाड़ी है उसके आप सर्विस सेंटर का जो भी जहाँ पे भी पार्ट्स मिलते हैं ना, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो कि विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड मुझे चाहिए, वो दे देंगे। हाँ, प्राइस वेरी करेगी, जैसे टाटा वाला ये 40 रुपये का है। अब ये क्या है, ये अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, यानी कि काइंड ऑफ ए जेन्युइन एक्सेसरीज हो गया। एक्सेसरीज नहीं कहूँगा मैं इसको, जेन्युइन शैम्पू हो गया आपके वाइपर्स के लिए, ठीक है। तो 40 रुपये में महंगा भी नहीं है और काफ़ी अच्छा खासा इसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, ऐसा भी नहीं थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी है। मैंने अपनी गाड़ी में डाला है और इसको डालने के बाद जो क्लीनिनेस है मिरर की वो बहुत अच्छी है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे फ्लूइड आ रहा है और क्लीन भी बहुत अच्छा होता है। जो शीशा है वो बहुत अच्छे से क्लीन होता है जब से मैंने इसको डाला है। तो आप देखो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। अब जैसे मान लो आप शैम्पू वगैरह डालोगे, एक तो वो प्लास्टिक अंदर जो कंटेनर होता है जिसमें पानी वो इकट्ठा होता है वो भी ख़राब होगा। दूसरा जो वो जिससे पानी निकलता है, जो स्प्रिंकलर टाइप होता है ना जो आगे लगा होता है, वो भी कई बार जाम हो जाता है क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं। अब शैम्पू के जो पार्टिकल्स होते हैं अगर वो सही से डाइल्यूटेड नहीं है पानी में तो वो उसमें जाके मोटे मोटे होकर फंस जाते हैं और फिर आपके जो स्प्रे है वो प्रॉपर नहीं आता है विंडशील्ड पे। तो इसीलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। बाकी हाँ, इसको डालना कैसे अगर आपको नहीं पता तो यार कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भाई इसको डाले कैसे, वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम डाल के। तो आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि वीडियो हो गया है बहुत बड़ा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।